हेलो दोस्त, आज विजन 0.1 में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ चैप्टर 13 से जुड़ी वो कहानी, जिस कहानी को जानने के बाद आपको पता चलेगा कि हाँ, इस व्यक्ति का क्या योगदान रहा है भारतवर्ष में। हम जिस व्यक्ति के बारे में बताने जा रहे हैं वह व्यक्ति अपने आप में बहुत बड़ा शख्सियत है, जिसके बारे में कल्पना करना भी हमारे लिए एक अतुलनीय है, क्योंकि उन्होंने जो हमारे भारतवर्ष के लिए काम किया वो एक सराहनीय है, जिनका नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें हम प्यार से श्रद्धा से महात्मा गांधी या बापू के नाम से जानते हैं। इन्होंने हमारे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जो चिंगारी लगाई थी, जिसका प्रकोप इतना बड़ा कि 1947 में हमारा भारत आजाद हुआ। आज हम इनके द्वारा किए गए कार्यों को याद रखते हैं। आज जीवन जब तक यह भारतवर्ष रहेगा तब तक महात्मा गांधी का नाम रहेगा, क्योंकि इन्होंने अतुलनीय काम किया है हमारे भारत के लिए। इनके बारे में हम कुछ परिचय देंगे, पार्ट बाई पार्ट इनका वीडियो बनाएगा, जिसके जरिए आप यह जानकारी हासिल करेंगे महात्मा गांधी आखिर कितना योगदान दिए हैं, किस प्रकार उन्होंने भारत को आजाद कराने के लिए पूरी भारतीय जनता को एक किया और किस प्रकार उनका विचारधारा था, जिससे आपको यह जानकारी हासिल मिलेगी कि उनको अहिंसावादी नेता क्यों कहा जाता है। साथ ही साथ आप उनके दयावान की वजह से जानकारी हासिल करेंगे कि एक लीडर को कैसा होना चाहिए और किस प्रकार नेतृत्व करना चाहिए। सबसे पहले मैं इनके जन्म से शुरुआत करूंगा। यह भारतीय आसमान के चमकते सितारे थे। ये जो थे हमारे भारतीय जो आसमान है उसके चमकते हुए सितारे थे, और वाकई सितारे थे। ये वो स्टार थे जिनके पीछे पूरा कारवां लग गया। इन्होंने एक बार चिंगारी लगाई और पूरा भारतवर्ष में आंदोलन की लहर दौड़ गई थी। बच्चा बच्चा बूढ़ा बूढ़ा व्यक्ति इनके साथ इनके समर्थन में खड़ा हो गया था, जिन्हें हम प्यार से बापू और श्रद्धा से महात्मा गांधी कहते हैं। इन महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को काठियावाड़ में हुआ था। कहाँ हुआ था? काठियावाड़ में। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था, पोरबंदर यानी गुजरात में। यानी यह गुजराती थे जो पोरबंदर नामक क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था। कब? तो 2 अक्टूबर 1869 को। बचपन का नाम इनका मनु था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी के पिता राजकोट में दीवान पद में नियुक्त थे और सत्यवादी, निर्भीक और दयावान थे। यानी कहावत है ना कि पिता और माता का द्वारा किया गया कर्म ही बच्चों के अंदर भी जाता है। संस्कार अगर आपको कहीं से मिलती है तो आपके अपने माता पिता के जरिए मिलता है, और माता पिता के जरिए ही एक ऐसे बच्चे का नव निर्माण होता है जो समाज में एक अपना एक अलग स्वरूप बनाता है। यानी कहा जा सकता है कि इनके पिता करमचंद गांधी के सत्यवादी की वजह से ये सत्य और अहिंसा वाले पथ पे चले। निर्भीक यानी डरे नहीं, ये दयावान बने। यानी दयावान यानी माता पिता के द्वारा किए गए कर्मों को देखकर बच्चा सीखता है। इसलिए हर माता पिता को अपना एक अच्छा कर्म करना चाहिए और एक अच्छा सलाह देना चाहिए, ताकि उनका बच्चा जो जिस बीज को आपने रोपा है वो एक सुंदर सा पेड़ बने, सुंदर सा पौधा तैयार हो और छाया भी दे और फल भी दे। इसकी प्रमाण आपको मिलता है आगे जब इनके आंदोलन मिलेगा, उसमें आपको जानकारी मिलेगी। इनकी गांधी जी की विवाह अल्प आयु में यानी बहुत कम उम्र में गांधी जी की विवाह यानी 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा गांधी से हो गया था। इनके 4 पुत्र हुए, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। यानी कहा जाए कि महात्मा गांधी का जो जीवन था, बचपन था, वो बहुत जल्दी ही वैवाहिक संबंध में बदल गया, क्योंकि 13 वर्ष की आयु में कहा जाए तो नाबालिग थे जब इनकी शादी हुई। इनका प्रारंभिक शिक्षा यानी उन्होंने शुरुआती शिक्षा राजकोट में अल्फ्रेड हाई स्कूल में किए थे। वो बचपन से बड़े शर्मीले स्वभाव के थे। ये वकालत की शिक्षा ग्रहण करने के लिए इंग्लैंड गए। जब इन्होंने अपना प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर लिया तो इनके मन में जिज्ञासा जगी कि वो वकालत की यानी बैरिस्टर की पढ़ाई पढ़े। इसके लिए वो कहाँ गए? इंग्लैंड गए। इंग्लैंड जाकर उन्होंने वकालत की शिक्षा प्राप्त की और 24 वर्ष की आयु में वकालत की पढ़ाई करके वो कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका। यानी यहीं से शुरू होती है मेन कहानी। यानी गांधी जी जब वकालत की पढ़ाई किए तो कहाँ है? 24 साल की एज में, यानी जब वकालत की पढ़ाई पूरा करके वो कहाँ पहुंचे? वो पहुंचे दक्षिण अफ्रीका। यानी 24 वर्ष की आयु में कहाँ पहुंचे? दक्षिण अफ्रीका। महात्मा गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। एक सवाल ऑब्जेक्टिव में आता है कि महात्मा गांधी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं, तो आप बोलिएगा गोपाल कृष्ण गोखले को क्या मानते हैं? अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। जिनके बारे में उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है, उन्होंने यह लिखा है कि सर फिरोज शाह मुझे हिमालय जैसे, ध्यान से देखिएगा इस चीज को, सर फिरोज शाह मुझे हिमालय जैसे, लोकमान्य तिलक समुद्र की जैसे और गोखले गंगा की जैसे लगे। यानी गंगा में मैं नहा सकता हूँ, हिमालय पे चढ़ नहीं सकता और समुद्र में डूबने का डर है। यानी उनके कहने का तात्पर्य था कि मैं जिसको राजनीतिक गुरु मानना हूँ उनके बीच में उनके विचारधारा से मैं काफी प्रभावित हूँ और उनके जरिए हम अपने आप को बदल सकते हैं और समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। उन्होंने ये बोला इन तीनों ने मेरे जीवन में गहरा प्रभाव डाला। यानी इन तीनों का रिस्पेक्ट उनके नजर में बहुत ज्यादा था। लेकिन राजनीतिक गुरु कौन थे? तो आप बोलिएगा गोपाल कृष्ण गोखले। उन्होंने तीनों व्यक्तियों से सीखा था, इसीलिए इन तीनों का जीवन में उनका बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा था।
वे टॉल्स्टॉय के ग्रंथ तुम्हारे हृदय में ईश्वर का राज्य एवं रसिकन का पुस्तक अंत्योदय से प्रेरणा ली थी। यानी इन लोगों के, देखिए, महात्मा गांधी किताबों से काफी जुड़े थे। आज भी हम आपसे बताते हैं, अगर आप अपने जीवन में बहुत अच्छा से अच्छा काम करना चाहते हैं तो किताब पढ़िए। किताब पढ़ने से बहुत ऐसी जानकारियां हैं जो आपको हासिल होगी। किताब पढ़ने वालों की याददाश्त भी काफी मजबूत होती है। यानी इन्होंने किताबों से जुड़े, इनकी विचारधारा को इन्होंने समझा और समझने के बाद गांधी जी के विचारधारा में सत्य और अहिंसा, यानी वो सत्य पे चले और अहिंसा वाले पद को चुना। सत्याग्रह, साध्य साधना, लोकतंत्र में विश्वास, हरिजनों का उत्थान, यानी समाज में जो हरिजनों की स्थिति दयनीय थी उनके उत्थान के लिए वो लड़े, एवं समाज सुधार के लिए उन्होंने काफी मेहनत किया। स्वदेशी खादी और चरखा का इस्तेमाल करने को कहा और हिंदू मुस्लिम एकता पर भी काफी बल दिया। तो ऐसे महान पुरुष ने भारत को एक नई मार्ग दिया, जिस मार्ग पे प्रशस्त होकर हम जैसे लोग, आप जैसे लोग आगे बढ़े हैं। भले ही आज लोगों के विचार में दो तरह के विचारधारा है, लेकिन गांधी जी के द्वारा किए गए कार्य को आप भुला नहीं सकते हैं, इसको मिटा नहीं सकते। उन्होंने जिस तरह से अपना एकता और अपना कार्य को दिखाया, जिसके जरिए भारत में क्रांति की लहर दौड़ी, क्रांति की कारवां तैयार हुआ। गए थे दक्षिण अफ्रीका। यानी दक्षिण अफ्रीका किसके बुलाने पे गए थे? तो वे 1893 ईस्वी में 24 वर्ष की आयु में, यानी कब? 1893 ईस्वी में 24 वर्ष की आयु में डरबन, अफ्रीका की एक जगह है जहां पे भारत के व्यापारी ज्यादा मात्रा में रहा करते थे, और अब्दुल्ला के बुलाने पे वहां गए थे। क्योंकि वहां पे एक समस्या थी कि गोरे जो लोग थे, यानी अंग्रेज लोग जो थे, नस्लवादी भेदभाव के तहत इन भारतीय व्यापारियों पे काफी अत्याचार करते थे, इन्हें बहुत तरह से नुकसान पहुंचाते थे। 1894 ईस्वी में उन्होंने इनकी बातों को सुनकर गांधी जी काफी प्रभावित हुए। उनको लगा कि हाँ, वाकई अंग्रेज बड़ा ही अत्याचार कर रहे हैं। एक बार वो गांधी जी प्रथम श्रेणी में ट्रेन में वो डरबन में सफर कर रहे थे, तभी उनको एक अंग्रेजी अधिकारी ने उन्हें प्रथम श्रेणी से उतारकर तीसरे श्रेणी में जाने को कहा, क्योंकि उनके पास प्रथम श्रेणी का टिकट था। फिर भी उनको प्रथम श्रेणी में नहीं बैठने दिया गया। गांधी जी को इस बात का बड़ा ही आघात लगा। उन्होंने इस बात को अपने दिल और दिमाग में बैठा लिया और उन्होंने वहीं प्रण लिया कि मैं इस चीज को बदल के रहूंगा, और उन्होंने ये निश्चयवाद किया और उन्होंने निश्चय भी किया कि हम इसे बदलेंगे, और उन्होंने इसमें बदलाव भी लाया। इसके लिए उन्होंने, देखिए, साउथ अफ्रीका में 1894 ईस्वी में नेटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की। यानी उन्होंने डरबन में नेटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की, जिसके तहत उन्होंने क्या किया? आंदोलन शुरू किया, क्रांति शुरू की भारतीयों के सुरक्षा के लिए, भारतीयों की आजादी के लिए। इसके लिए उन्होंने एक समाचार पत्र, इंडियन ओपिनियन नामक एक समाचार पत्र लागू किया, जिसके जरिए अपनी बातों को समाचार पत्र के जरिए, क्योंकि पहले का जो बातों को फैलाने का माध्यम था वो क्या था? समाचार पत्र था, रेडियो था, जिसके जरिए उन्होंने क्या किया? अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाया, सारे व्यापारियों को एकत्रित किया ताकि आप अपने अधिकार के लिए लड़िए। देखिए, आप जहां भी हो, भारत में हो चाहे किसी और कंट्री में हो, उस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत देखा जाए तो आपको जो अधिकार मिला है, उस अधिकार, उस हक के लिए लड़ना चाहिए, बोलना चाहिए। आपका अधिकार है और ये आपका कर्तव्य भी है कि आप देश के प्रति निष्ठावान, विश्वास और राष्ट्रवादी भी रहिए, लेकिन अपने अधिकार के लिए, हक के लिए लड़िए। ये आपका अधिकार दिया गया है। तो उन्होंने यह जिज्ञासा इनके अंदर डाला। 1906 ईस्वी में एक नियम आया, यानी अफ्रीका में जब देखा गया कि इन्होंने इस तरह से क्रांति शुरू कर दी, तो वहां के अंग्रेजों ने वो क्या किया कि 1906 में एक नियम लाया कि भारतीयों को रहने के लिए पंजीकरण कराना पड़ेगा। यानी जो भारतीयों को दक्षिण अफ्रीका में रहना है तो उनको क्या कराना पड़ेगा? पंजीकरण कराना पड़ेगा। साथ ही 1908 में सरकार ने यह ऐलान कर दिया कि किसी भी भारतीय को अब डरबन में प्रवेश, यानी साउथ अफ्रीका में प्रवेश नहीं होगा, और जो साउथ अफ्रीका में भारतीय रह रहे हैं उन्हें यहां से वापस भेजा जाएगा। इसके लिए काफी आंदोलन हुए, जिसकी वजह से गांधी जी को जेल में भी डाल दिया गया। गांधी जी जेल में से जब निकले, इन बेघर और असहाय भारतीयों के लिए उन्होंने क्या किया? टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना की, जहां पे अंग्रेजों ने इनके सामने, यानी टॉल्स्टॉय आश्रम का स्थापना करने के बाद भारतीय वहां पे जाके रहने लगे। उनका खाना पानी सब कुछ, यहाँ तक कि उन्होंने शौचालय भी साफ किया गांधी जी ने। गांधी जी को आप ऐसे मत कहिए कि उन्होंने महान बनाया गया। महान बनने से पीछे बहुत सारी कहानियां होती है। आप सिर्फ किसी का फलता फूलता घर देखते हैं, लेकिन उसके पीछे उन्होंने क्या क्या गंवाया है, क्या क्या कठिनाई, कितना कितना उन्होंने तंगी का सामना किया, इसके बारे में आप नहीं जानते हैं। सिर्फ आप उनका क्या देखते हैं? तरक्की की, फलना व्यक्ति इतना जल्दी तरक्की हो गया, वो महान क्यों है? तो महान के पीछे बहुत बड़ा कारण होता है। इन्होंने अफ्रीका में अपना समर्पण देकर यह क्रांति का एक, कहा जाए तो, शुरुआत था। अंग्रेजों के अंदर एक डर पैदा किया कि तुम अगर हम पे जुल्म करोगे तो हम तुम्हारे खिलाफ आवाज उठाएंगे, और इन्होंने दूसरे देश में रहकर यह आवाज बुलंद किया और भारतीयों के लिए ही बुलंद किया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि अंग्रेज को इनके सामने झुकना पड़ा, और जो सरकार ने अपनी नियम बनाई थी अपमानजनक, उसको बदलना पड़ा। इसके बाद 1915 में वो भारत आए
भारत आए तो भारत में भी देखे कि चारों तरफ अराजकता फैला हुआ है। उन्होंने आंदोलन करने की शुरुआत करने की कोशिश की, लेकिन गोखले साहब ने बोला कि नहीं, तुम पहले क्रांति करने से पहले भारत को जानो, और भारत को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, भारत भ्रमण करना पड़ेगा। जब भारत भ्रमण करोगे तो आपको भारत के संस्कृति, सभ्यता, यहाँ तक लोगों की जनभाषा, यानी जितनी भी समुदाय हमारे भारत में, इनकी बातों को जब तक तुम समझोगे नहीं तब तक तुम अंग्रेज से लड़ नहीं सकते हो। यानी इनका कहना था गोखले साहब का कि अगर तुम भारत में क्रांति लाना चाहते हो तो भारत के हर भाग में जाओ, हर लोगों से मिलो, हर समस्याओं को सुनो, और अंग्रेज जिस प्रकार वहां पे अपना नियम बनाए उसके विरुद्ध तुम योजना बनाओ, तब तुम क्रांति लाओगे तो लोग तुम्हारे पीछे खड़े रहेंगे। तो गांधी जी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर आप अपनी योजना बनाना चाहते हो तो पहले क्रांति से पहले योजना बनाओ, उस पर काम करो। आज देखिए नाम राहुल गांधी को आपने देखा होगा कि भारत यात्रा किया, यानी उनकी एक यात्रा से हमने ये सीखा कि भारत जोड़ो यात्रा, यानी उन्होंने एक भारत नहीं बल्कि पूरे भारत समाज को एक साथ जोड़ा है, जिसके जरिए आपने ये जानकारी हासिल की कि भारत में कौन किस राज्य में क्या समस्या है, कहाँ के लोग किस तरह से रह रहे हैं। यह एक प्रेरणादायक भी कहानी है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी को भारत में जनसभा करना चाहिए, सारे लोगों से मिलना चाहिए, तब जाके देश में एक नई सरकार, एक अच्छी सरकार का निर्माण होगा। और इसके लिए इन्होंने काम किया। 2 साल इन्होंने भारत में भ्रमण किया, यानी 1915 में आए और 17 तक भारत में क्या किया, भ्रमण किया। उसके बाद उन्होंने कुछ नाम मैं बता दे रहा हूं, लेकिन इसके बारे में वर्णन मैं पार्ट 2 में बताऊंगा, क्योंकि गांधी जी की कहानी हम अभी खत्म नहीं करेंगे। इनके पार्ट बाई पार्ट हम इसमें एक सीरीज बनाएंगे, जिसके जरिए आप ये जानकारी हासिल करोगे कि इन्होंने किस प्रकार आंदोलन को आगे बढ़ाया है, जिसमें चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद खेड़ा सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। साथ ही साथ उन्होंने एक नारा दिया, करो या मरो, और 1947 में हमारा भारत आजाद हुआ था। इनके बारे में भी कहानी और है जो आपको पार्ट 2 में मिलेगा। आप इसके लिए इंतजार कीजिए और मेरे हर एक वीडियो को ये देखिएगा, इसमें बहुत सारा चीज है जो आपको सीखने को मिलेगा, और सीखना ही आपका एक परम धर्म है। धन्यवाद।